साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन डी और इसके महत्व के संदर्भ में। तो यह जो आपका टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो टॉपिक दिया गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो अब संदर्भ की बात कर लेते हैं कि विटामिन डी चर्चा में क्यों है। तो वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दौरान वैज्ञानिकों के मध्य विटामिन डी के महत्व पर गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। तो इस वजह से हमें विटामिन डी किस प्रकार से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और क्यों उपयोगी है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह निर्मित किस प्रकार से होता है। तो विटामिन डी का निर्माण सौर प्रकाश, मतलब सूरज की जो रोशनी होती है, सौर प्रकाश अथवा कृत्रिम प्रकाश, ऐसे कृत्रिम प्रकाश जो विशेष रूप से 190 से लेकर 400 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य लॉन्गिट्यूड की पराबैंगनी क्षेत्र में उत्पादित होते हैं, या इनकी रेंज ये होती है। तो ऐसे सौर प्रकाश और कृत्रिम प्रकाश के त्वचा पर पड़ने और कोलेस्ट्रॉल आधारित अणुओं की रासायनिक अभिक्रिया के आरंभ होने पर विटामिन डी का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में कोलेस्ट्रॉल आधारित अणुओं का यकृत अर्थात लीवर में कैल्सिडियोल के रूप में तथा ब्रिक यानी कि किडनी में कैल्सिट्रियोल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। विटामिन डी जो है, यह वसा में घुलनशील विटामिन होती है, अर्थात यह वसा और तेलों में घुल जाती है और इसे शरीर में लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी के अलावा जितने भी विटामिन हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मानव शरीर में विटामिन डी की भूमिका क्या है। तो विटामिन डी को हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यह कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन को सुरक्षित रखने वाली प्रक्रिया को उत्प्रेरित करती है और ऊतकों की सूजन तथा ऊतकों द्वारा फाइबर निर्माण को रोकती है। विटामिन डी जो है, यह अस्थि सुशीरता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जिसमें हड्डियां गलने लगती हैं, को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वर्तमान में चिंता का कारण क्यों है, जो चर्चा की जा रही है, तो इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं। तो मधुमेह अर्थात डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, निमोनिया, मोटापा तथा धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी होने पर कोविड-19 से संक्रमित होने का काफ़ी ज़्यादा जोखिम या खतरा है। और इसकी कमी से अर्थात विटामिन डी की कमी से श्वास नलिका तथा फेफड़ों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो अब बात करेंगे हम लोग विटामिन डी के अनुपूरण अर्थात सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता क्यों है। तो हमारे लिए विटामिन डी की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में। तो एक अध्ययन के अनुसार भारत में सौर प्रकाश जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद भी यहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से शहरी अथवा ग्रामीण, आयु वर्ग, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन आदि सभी वर्गों के लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अधिकांश भारतीयों को इसकी अनुपूरक खुराक दिए जाने की आवश्यकता है, मतलब बाहर से सप्लीमेंट्री के तौर पर इसको दिए जाने की आवश्यकता है। अब आगे की राह क्या है। तो इसके लिए भारत के निवासियों में विटामिन डी की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो सरकार के लिए स्कूली बच्चों को दिए जा रहे भोजन तथा गरीबों को वितरित की जा रही खाद्य सामग्री में पोषक तत्वों को सम्मिलित किए जाने हेतु पोषण विशेषज्ञों तथा संस्थानों से परामर्श व सुझाव लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का भोजन या पोषक तत्व जो है वो बच्चों और गरीबों को वितरित किया जाए। इसके अलावा अन्य मामलों में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श से विटामिन डी, अन्य विटामिनों तथा कैल्शियम का निःशुल्क वितरण किया जा सकता है। इन उपायों से भारत सरकार अपने देश के गरीब व्यक्तियों में वर्तमान महामारी जो कि कोविड-19 की है तथा भविष्य में किसी भी महामारी से लड़ने की क्षमता विकसित कर सकती है। अब हम लोग थोड़ा सा विटामिन डी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो विटामिन का जो आविष्कार है वो वैज्ञानिक फंक ने किया था 1911 में। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, आर्निक कंपाउंड है, और इनमें
या इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय या मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा जो विटामिन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? केवल दो हैं, बी और सी हैं। तथा वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो चार हैं, ए, डी, ई और के। ये जो हैं ये आपके वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील हैं और ये जल में घुलनशील नहीं होंगे, और जो जल वाले हैं वो आपके वसा में घुलनशील नहीं होंगे। इसके अलावा विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, एवं इसकी पूर्ति जो है विटामिन युक्त भोजन से होती है। परंतु इसके अपवाद स्वरूप में दो विटामिन ऐसे हैं, विटामिन डी और विटामिन के, जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो विटामिन डी का संश्लेषण कैसे होता है उसकी चर्चा हम लोगों ने ऊपर की, और विटामिन के का संश्लेषण कैसे होता है? तो विटामिन के जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। अब हम लोग यहाँ पर विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात, जैसे तो यहाँ पर आप जो विटामिन हैं और उनके रासायनिक नाम क्या हैं और रोग कौन कौन से उससे होते हैं उनके बारे में आप सुन लीजिए, और उससे संबंधित जो पेज है उसको पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इससे होने वाला रोग जो है वो है रतौंधी, संक्रमण का खतरा और जीरोथैल्मिया, ये इससे होने वाला रोग है। विटामिन बी1, इसको रासायनिक नाम इसका जो है थायमिन है, इससे होने वाला रोग बेरी है। विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोबिन है और इससे होने वाला रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना। विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से क्या होता है? बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। और अगला है विटामिन बी5, इसका रासायनिक नाम है निकोटीनेमाइड या नियासिन, दोनों ही इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वह है पेलाग्रा, जो कि त्वचा में होने वाला दाद होता है, या 4D सिंड्रोम। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इससे होने वाला रोग जो है वो एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है और इससे होने वाला रोग जो है या इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो लकवा, बालों का गिरना और शरीर का दर्द होना। विटामिन बी12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन, क्या है? साइनोकाबालामिन, इससे होने वाला रोग एनीमिया और पांडु रोग है। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके अलावा फॉलिक अम्ल, विटामिन बी9 को जो है वो फॉलिक अम्ल कहते हैं और इसका रासायनिक नाम क्या है? टेरोइल ग्लूटामिक है और इससे होने वाला रोग एनीमिया और पेचिस रोग होता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इससे होने वाला रोग जो है स्कर्वी, मसूड़े का फूलना है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इससे होने वाला रोग, बच्चों में जो रोग होता है वो रिकेटस कहलाता है और वयस्क में होने वाला रोग ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इससे होने वाला जो रोग है या इसकी कमी से जो रोग होता है वो जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, क्या है? फिलोक्विनोन है और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनने की समस्या होती है, मतलब चोट लगने पर जो है आपका ब्लड नहीं जमता है और लगातार खून बहता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो महत्वपूर्ण या जो विटामिन होते हैं उनका रासायनिक नाम क्या, उनसे संबंधित होने वाला रोग क्या उनकी कमी से, उसको हम लोग ने यहाँ पर देखा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सौर ऑर्बिटर के बारे में। तो ये सोलर ऑर्बिटर के संदर्भ में जो हम चर्चा करेंगे ये आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3, जिसके तहत है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, ये जो टॉपिक दिया गया है इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सूर्य की अब तक की सबसे नज़दीक से ली गई तस्वीरें जारी की गई हैं अभी हाल ही में, और यह तस्वीरें इसी वर्ष फरवरी में लॉन्च किए गए सौर ऑर्बिटर द्वारा
खींची गई हैं। और यह अंतरिक्ष यान जो सौर ऑर्बिटर है, यह परिक्रमा करते हुए पहली बार जून के मध्य में सूर्य के सबसे नज़दीक कितना गया है, सूर्य की सतह से 48 मिलियन मील की दूरी पर से ये गुजरा है तथा यान पर लगे हुए शक्तिशाली उपकरणों से सूर्य की अब तक की सबसे करीबी तस्वीरें उतारी गई हैं। अब ये जो चित्र प्राप्त हुए हैं, इन चित्रों से क्या विवरण हमें मिला है, तो उन विवरणों को भी देख लेते हैं। तो इससे पता चला है कि सूर्य पर लघु लपटें या मिनी फ्लेयर्स देखी गई हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने कैंप फायर कहा है। और इन कैंप फायर के आकार की बात करें तो ये कैंप फायर पृथ्वी पर स्थित दूरबीनों द्वारा नियमित रूप से देखी जाने वाली विशाल जो सौर लहरें हैं, उनके लहरों से आकार में लाखों गुना छोटी होती हैं। इसके अलावा यह लघु सौर लहरें जो हैं, ये जो सूर्य का कोरोना है, कोरोना के अत्यधिक तप्त होने का कारण हो सकती हैं। अभी सुनिश्चित नहीं है, परंतु यह कहा गया है कि इसके इतना अधिक तप्त होने का कारण ये हो सकती हैं। और कोरोना क्या है? कोरोना सूर्य के बाह्य वातावरण है जो सूर्य की सतह से अधिक गर्म होता है। अब इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जो सूर्य का वायुमंडल है, सूर्य के वायुमंडल में 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक आपका होता है फोटोस्फीयर, जो सूर्य के केंद्र की तरफ होता है, ये आपका फोटोस्फीयर है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? दीप्ति मंडल कहते हैं, और ये चांदी के रंग सिल्वर कलर का होता है। दूसरा है आपका क्रोमोस्फीयर, जो कि आपका ये है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं, और ये लाल रंग का होता है। तीसरा है सबसे बाहरी वाला जो क्षेत्र है, उसे कोरोना कहते हैं, और इस हिंदी में किरीट कहते हैं, और ये आपका रंगहीन होता है। और आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये 200 किलोमीटर फोटोस्फीयर जो है, सतह से 200 किलोमीटर। आपका क्रोमोस्फीयर जो है वो आपका 15,000 किलोमीटर है। और आपका जो कोरोना है वो सतह से लेकर के कितना है? 50 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस तक है। इसके अलावा जैसे जैसे आप केंद्र से बाहर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता जाता है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जैसे सौर लहरें, सौर या सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं? तो सौर लहरें जो हैं, ये सूर्य के वातावरण में चुंबकीय ऊर्जा के महाविस्फोट से उत्पन्न होती हैं, जिससे सूर्य की चमक में तीव्रता से वृद्धि होती है। ये सौर लहरें जो हैं, सौर धब्बों के आसपास सक्रिय क्षेत्रों से या क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। तो सौर धब्बे या सन स्पॉट कहाँ होता है? ये आपके केंद्र के पास होता है। ये इसके अलावा सौर लहरों के दौरान सूर्य से ऊर्जा कणों का विस्फोट होता है, जिससे सौर हवा या सोलर विंड में वृद्धि होती है, और यह सौर हवा जो है सूर्य की सतह से निरंतर बाहर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि कहा जाए कि सौर हवा होती क्या? सोलर विंड। तो सूर्य की सतह से लगातार आवेशित कण निकलते रहते हैं और पूरे सौर मंडल में फैलते रहते हैं। सूर्य से निकलकर सौर मंडल में फैलने वाले इन आवेशित कणों की बौछार को सौरीय पवन या सोलर विंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सौरीय पवन या सोलर विंड होते हैं। और इनकी खास बात एक और क्या है कि वैज्ञानिक निरीक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि सूर्य की सतह पर जैसे जैसे सौर कलंक या जो सोलर स्पॉट हैं, इनकी संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे सूर्य की सतह से निकलकर सौर मंडल में फैलने वाली आवेशित कणों की जो बौछार है, अर्थात जो सोलर विंड है या सौरीय पवन है, इनकी मात्रा एवं तीव्रता भी बढ़ती जाती है। इस सौरीय या सोलर जो विंड है, इनके द्वारा पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को अत्यधिक हानि पहुंचती है। इसके साथ ही सूर्य से निर्मुक्त हुए ऊर्जा कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचने पर चुंबकीय तूफान मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आने की संभावना होती है। तो इस स्थिति में पृथ्वी के जो जीव जंतु हैं उनको तो नुकसान होता ही होता है। इसके अलावा पृथ्वी पर स्थित दूर संचार नेटवर्क तथा विद्युत ग्रिड जो होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। अब थोड़ी चर्चा हम लोग कोरोना, जो सूर्य का कोरोना होता है या क्रीट होता है, उसे क्या होता है इसके बारे में बात कर लें। तो सौर कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है और यह बाह्य अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैली हुई है। कहाँ तक?
50 लाख किलोमीटर तक डिस्टेंस है इसकी। इसका तापमान जो है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक है तथा यह सूर्य की सतह की तुलना में 5500 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म होता है। जैसा कि हमने ऊपर बात किया है कि केंद्र से जब आप बाहर की तरफ जाते हैं सूर्य में, तो केंद्र से बाहर की तरफ जाने पर तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से आपका कोरोना जो है या किरीट सबसे बाहर होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। और वैज्ञानिकों द्वारा कई दशकों के अध्ययन के बाद भी आज भी कोरोना को गर्म करने वाले कारकों को पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है तथा इसकी तुलना सौर भौतिकी की होली ग्रेल से की जाती है। अब हम थोड़ा सा जो ये सौर आर्बिटर या सोलर आर्बिटर मिशन भेजा गया इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सौर आर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन सोलर एजेंसी तथा नासा का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। तो याद रखिएगा किसका किसका संयुक्त मिशन है यह, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का। इस अंतरिक्ष यान को फरवरी 2020 में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस 5 रॉकेट द्वारा केप केनावेरल से प्रक्षेपित किया गया था और इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कॉस्मिक विजन 2015 से 25 कार्यक्रम के अंतर्गत पहले मीडियम क्लास मिशन के रूप में चुना गया था। और यह पहला मिशन है जो 6 उपकरणों के माध्यम से सूर्य के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। और इस मिशन की अवधि जो है वो कितनी है, 7 वर्षों की है तथा इस दौरान यह सूर्य से 26 मिलियन मील की दूरी तक पहुंचेगा। मतलब सबसे नज़दीक जो पहुंचेगा कितना, 26 मिलियन की डिस्टेंस तक पहुंचेगा। और इस अंतरिक्ष यान में कैल्शियम फॉस्फेट में लेपित विशेष टाइटेनियम सीट जो है हीट शील्ड लगी हुई है, जिससे यह 970 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान सहन कर सकता है। तो यह नज़दीक जाकर के फ़ोटो खींच सकेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सौर आर्बिटर है ये किसके बारे में खोज करेगा, मतलब किन सवालों का इससे हमें जवाब मिलेगा। तो सौर आर्बिटर जो है निम्नलिखित 4 शीर्ष स्तरीय सवालों के उत्तरों की खोज करेगा। कौन कौन सी? पहला है सौर हवा या सोलर विंड किस प्रकार गति करती है तथा कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है। दूसरा, सौर अनित्यता किस प्रकार होलियोस्फेरिक परिवर्तनशीलता को उत्पन्न करती है। तीसरा, होलियोस्फीयर के पाए जाने वाला ऊर्जावान कण विकिरण सौर विस्फोटों से किस प्रकार उत्पन्न होता है। यहाँ होलियोस्फीयर क्या होता है इसको थोड़ा समझ लें। तो सूर्य से लाखों मील प्रति घंटे के वेग से चलने वाली सौर वायु या सोलर विंड सौर मंडल के आसपास एक सुरक्षात्मक बुलबुला या कह सकते हैं घेरा का निर्माण करती है। इसे होलियोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलियोस्फीयर कहा जाता है। और यह पृथ्वी के वातावरण के साथ साथ सौर मंडल की सीमा के भीतर की दशाओं को तय करने का कार्य करती है। मतलब यहाँ पर इसके द्वारा इम्पैक्ट डाला जाता है। इसके अलावा सौर डायनमो किस प्रकार कार्य करता है तथा सूर्य और हेलियोस्फीयर के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, इसके संबंध में हमें इस मिशन से जानकारी मिलेगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसमें 19 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना जो है आपका 1974 में की गई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तथा सौर आर्बिटर जो है यह यूलिसिस अंतरिक्ष यान के पश्चात आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का संयुक्त उपक्रम है तथा यूलिसिस जो अंतरिक्ष यान था इसको 1990 में लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 के संदर्भ में या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में लोग MRI 2020 कह सकते हैं। तो संदर्भ यह है कि कुशमैन एवं बेकफील्ड की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट में भारत 48 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में तीसरे स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक इसको किसके द्वारा जारी किया गया है, तो कुशमैन एवं बेकफील्ड के द्वारा। इसमें 48 देशों को रैंकिंग दी गई है और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तीसरी रैंकिंग है। तो पहली रैंक पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे भारत है। भारत पिछली बार से एक रैंक में इसमें सुधार किया। पिछली बार इसकी रैंक कितनी थी, चौथी थी और इस बार कितनी है, तीसरी है। और इस सूचकांक में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के 48 देशों को शामिल किया गया है।
और इस सूचकांक में देशों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में मूल्यांकन किया गया है। अब ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है बाउंस बैकेबिलिटी। बाउंस बैकेबिलिटी मतलब क्या है? इसके अंतर्गत विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमानित क्षमता के अनुरूप परिरोध उपायों कन्फिनमेंट मेजर्स में ढील दी जाती है और व्यावसायिक प्रक्रिया पुनः सामान्य होने लगती है। दूसरा है शर्तें अर्थात कंडीशंस। इसमें कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और बाजारों तक पहुंच सहित व्यावसायिक वातावरण को शामिल किया गया है। तीसरा है लागत या कास्ट। इसमें श्रम, बिजली और रियल एस्टेट सहित परिचालन लागत शामिल है। चौथा है जोखिम या रिस्क। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरण जोखिम को शामिल किया गया है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक MRI 2020 में वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभावों को भी शामिल किया गया है तथा विनिर्माण क्षेत्रों को फिर से शुरू करने की उनकी अनुमानित क्षमता के आधार पर देशों को रैंकिंग दी गई है। और इस सूचकांक के आधार पर बताया गया है कि आने वाले समय में भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर परिचालन परिस्थितियों एवं लागत प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से एक विनिर्माण हब बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अब इस संस्था के बारे में थोड़ा सा देख लें जिसने इसको जारी किया है, कुशमैन एवं बैकफील्ड के बारे में। तो यह एक जो है वैश्विक वाणिज्यिक रियल एस्टेट सर्विस फर्म है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका अमेरिका के शिकागो में है। आगे हम लोग बात करेंगे रेज पहल के बारे में या रेज इनिशिएटिव के बारे में। चूँकि यह इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 3 जिसके तहत टॉपिक है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ईवी चार्जिंग प्लाजा का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया और साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने रेज पहल का भी शुभारंभ किया है। तो पहले हम लोग रेज पहल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग ईवी चार्जिंग प्लाजा के बारे में बात करेंगे। तो सरकार द्वारा इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी में सुधार के लिए रेट्रोफिट एयर कंडीशनिंग, या इसको इंग्लिश में कहें तो रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। तो रेज का ये पूरा फुल फॉर्म है, नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL तथा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के मैत्री कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल है। अब प्रश्न उठता है कि इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों रही है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो काफ़ी समय से भारत में हवा की खराब गुणवत्ता जो है वो चिंता का विषय बनी हुई है और विशेष रूप से कोरोना संक्रमण के समय में इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थलों के भीतर वायु गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है। रेज पहल के माध्यम से पूरे देश में कार्य क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता को सुधार कर उसे स्वास्थ्य के लिहाज से हरित और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसी के लिए यह पहल या इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है। अब यह जो मैत्री कार्यक्रम है जिसके तहत इसको प्रारंभ किया गया है, उस कार्यक्रम के बारे में देख लें तो इसका पूरा नाम है ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार एकीकरण तथा सुधार, इंग्लिश में कहें तो मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, मैत्री। तो मैत्री कार्यक्रम जो है भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय तथा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के मध्य अमेरिका भारत द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इमारतों के भीतर एक मानक पद्धति के रूप में लागत प्रभावी कास्ट इफेक्टिव ऊर्जा दक्षता को अपनाने में तेजी लाना तथा विशेष रूप से इमारतों के जो बिल्डिंग्स हैं उनके शीतलन अर्थात कूलिंग पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ईवी चार्जिंग प्लाजा के बारे में। तो ईवी चार्जिंग प्लाजा के बारे में बात करें तो भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए ईवी अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा एक नई पहल या इनिशिएटिव है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग का पता लगाने और ऐसे वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पीसीएस संचालित करने के नए व्यापार मॉडल की पहचान करने के काम की अगुवाई कर रही है। तथा इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के सहयोग से ये ईईएसएल ने मध्य दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया। तो याद रखिएगा, भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में स्थापित किया गया है। और इसमें 5 विभिन्न विशेषताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं। अब थोड़ी चर्चा हम लोग ईईएसएल के बारे में कर लेते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो यह भारत सरकार की एक एनर्जी सर्विसेज कंपनी ईएससीओ है और यह 100% सरकारी स्वामित्व वाली एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं पावर ग्रिड का एक संयुक्त उद्यम है। ये जितने भी इसमें शेयर होल्डर्स हैं, ये सबके सब सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियां हैं। तो इनका ये 100% इसमें कंट्रीब्यूशन है या सहयोग है या ये शेयर होल्डर हैं इसमें। और इसका गठन जो है 2009 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। इसके अलावा यह जो ईईएसएल है, यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक एनर्जी सर्विसेज कंपनी अर्थात ईएससीओ है। तो इस वीडियो में हमने इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।